नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे धारा 109 से लेकर 113 तक की कि सबूत का भार किस पर होता है और न्यायालय क्या उपधारणा करता है। धारा 9 कहती है कि भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी मालिकों और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार किस पर होता है। जब प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता है और ये दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे, तब ये साबित करने का भार कि क्रमशः इन संबंधों में वे परस्पर अव्यवस्थित नहीं है या अवस्थित होने से परिवर्तित हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 109 तीन मानवीय संबंधों को लागू होती है। पहले पार्टनर, दूसरे लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तीसरा है प्रिंसिपल एंड एजेंट। इन सबके बीच के संबंधों के बारे में उदाहरणों का उल्लेख करती है। जब एक बार ये दर्शित कर दिया जाता है कि किन्हीं व्यक्तियों के बीच भागीदारी, भूस्वामी और अभिधारी अथवा मालिक और अभिकर्ता के संबंध रहे हैं, तो जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाए, ये वेद उपधारणा की जाएगी कि उनके बीच वही संबंध अभी भी अस्तित्व में है। ये धारा अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जहाँ किसी व्यक्ति का अस्तित्व एक बार प्रमाणित हो जाता है, वहाँ उसके निरंतर चलते रहने की उपधारणा की जाती है। जो कोई व्यक्ति ऐसे संबंधों के अस्तित्व से इनकार करता है, वहाँ उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। परिस्थितियाँ बने रहने की उपधारणा। ये धारा इस उपधारणा पर आधारित है कि परिस्थितियाँ वैसी ही बनी रहती है जैसी कि वे थी। चीज़ें या परिस्थितियाँ जिनका अस्तित्व किसी विशिष्ट समय पर तथा किसी निश्चित दशा में साबित किया गया है, उनका युक्त समय के लिए उसी दशा में बना रहना मान लिया जाता है। इसलिए जब ये दर्शित किया गया हो कि कुछ व्यक्ति भागीदार थे या फिर अभिकर्ता और मालिक थे या फिर भूस्वामी तथा किराएदार थे, तो ये उपधारणा होती है कि उनके बीच वही संबंध अस्तित्व में है। कोई व्यक्ति अगर ये अभिकथन करता है कि उनमें ऐसे संबंध कभी नहीं थे या थे, तो उसे ही ये बात साबित करनी होगी। उसके बाद आता है धारा 110(2) कहती है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब ये साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। जब मालिक का कब्जा न हो। धारा 110 स्वामित्व के सबूत के बारे की उपधारणा के बारे में बताती है। ये धारा इस साधारण नियम को मान्यता देती है कि यदि कोई संपत्ति किसी के कब्जे में है तो वही उसका मालिक या स्वामी है। टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति विधि में सर्वप्रथम नियंत्रण, उपयोग और अधिभोग या दखल के प्रारूपों और मात्राओं की व्यवस्थित अभिव्यक्ति है जो विधि द्वारा मान्य और संरक्षित है। संपत्ति के स्वामित्व की उपधारणा केवल दो शर्तों के पूरा होने पर लागू होती है। पहला, कब्जा प्रथम दृष्टया सदोष या दोषपूर्ण नहीं है। दूसरा, अन्य विरोधी पक्षकार का हक साबित नहीं है। कब्जा केवल बेहतर हक न रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हक देता है। जितनी लंबी अवधि का कब्जा होगा उतनी अधिक सशक्त उपधारणा होगी। उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। इस धारा का सिद्धांत वहाँ नहीं लागू होता जहाँ कब्जा कपट से या बलपूर्वक अभिप्राप्त किया हो। इस धारा में कब्जा शब्द को विधिक कब्जा के विपरीत और वास्तविक कब्जा घोषित करने वाला समझा जाना चाहिए। कब्जा प्रथम दृष्टया स्वामित्व का सबूत है। इस धारा की प्रयोजना के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वादी का कब्जा प्रथम दृष्टया अवैध नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस वस्तु या संपत्ति पर प्रतिवादी का स्वामित्व साबित नहीं होना चाहिए। फिर ये धारा नहीं लागू होती है जहाँ स्वामित्व का प्रश्न
विवादग्रस्त हो। इस धारा के अधीन कोई उपधारणा अतिक्रमणकारी या अनधिकार प्रवेशकर्ता के पक्ष में नहीं की जा सकती। विधिपूर्ण कब्जा चाहे वह कितने ही कम समय का क्यों न हो स्वत्व का उपधारित साक्ष्य होता है। यदि कब्जा कई वर्षों से है तो वह स्वत्व का एक अच्छा साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद आती है धारा 111 जो बताती है कि उन सहव्यवहारों को में सद्भाव को साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का हो। जहाँ की उन पक्षकारों के बीच सहव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहाँ उस सहव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। एग्जाम्पल लेते हैं। क्लाइंट द्वारा अटॉर्नी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव क्लाइंट द्वारा लाए गए वाद में प्रसंगत है। सहव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटॉर्नी पर है। मतलब कोई अटॉर्नी और क्लाइंट के बीच सक्रिय सद्विश्वास की बात होती है तो उस सक्रिय सद्विश्वास में अगर कोई कार्य किया जाता है तो जो जिसकी इच्छा को अनुशासित करने की स्थिति में होता है तो उसको साबित करना होगा कि यह सहव्यवहार गलत तरीके से नहीं किया गया था, अर्थात वो सक्रिय विश्वास के कारण नहीं किया गया था। एक एग्जाम्पल दूसरा, पुत्र द्वारा जो कि हाल में ही वयस्क हुआ है पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रसंगत है। सहव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। यह नियम न्यायालय का महान नियम कहा जाता है। यह धारा साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। किसी सहव्यवहार में यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर प्रभावकारी स्थिति में है, जैसे कि पुत्र, पिता, मालिक, नौकर, वकील और मुवक्किल, भूस्वामी और किराएदार, डॉक्टर और मरीज, धर्मगुरु और शिष्य और पर्दानशीन स्त्री का, और विवाद ये उठता है कि सहव्यवहार सद्भाव से किया गया था अथवा नहीं, तो ये सिद्ध करने का भार कि सहव्यवहार सद्भावनापूर्वक किया गया था उस व्यक्ति पर होगा जो प्रभावकारी स्थिति में है। जीवन के सामान्य क्रम में किसी कारोबार के बारे में ईमानदारी की उपधारणा की जाती है। यदि कोई आदमी ये साबित करना चाहता है कि कोई सहव्यवहार बेईमानी या बुरी भावना से किया गया है तो इसे साधारणतया उसी व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा जो ये कहता है कि सहव्यवहार बेईमानी से किया गया था। इसी तरह धारा 112 जो बताती है विवाहित स्त्री के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयात्मक सबूत है। धारा 112 में उपधारणा की शर्तें हैं। पहला, इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के विवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि ये दर्शित नहीं किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उनका गर्भाधान किया गया था। ये धारा मातृत्व को स्थापित करने के लिए निश्चित प्रमाण चाहिए, किंतु पितृत्व की स्थापना अनुमान के आधार पर की जा सकती है। मातृत्व निश्चित होता है, पितृत्व अनिश्चित होता है। बच्चे का पिता के संबंध गुप्त हो सकता है, किंतु वर्तमान तथ्यों के आधार पर इसे निश्चित किया जा सकता है। स्पष्ट रूप में यह सभी व्यक्तियों को विदित होता है कि मातृत्व एक निश्चित तथ्य है और पितृत्व एक संदेह का विषय है, किंतु धारा 112 साधारणतः पितृत्व को भी निश्चित बनाना चाहती है, क्योंकि शिशु के पितृत्व की तहकीकात करना अवांछनीय है जिसके माता पिता की परस्पर पहुँच थी। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी बालक को किस पिता और माता ने जन्म दिया है, किंतु यह कहना मुश्किल है कि उस बालक का वास्तविक पिता कौन है।
धारा 112 किसी बच्चे के पितृत्व को निश्चित करने का नियम बताती है। ये धारा कहती है कि उपधारणा की शर्तें हैं, यदि बालक का जन्म वैध शादी के अवधि में हुआ है या यदि विवाह का विघटन हो गया है तो विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ है, तो इस बीच उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की है। एक दूसरे तक पहुँच, विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुँच ऐसे किसी समय अवश्य रही हो जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता था। यही धर्मजत्व की उपधारणा का आधार है। इसके बाद धारा 113 जो कहती है कि शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राजा या शासन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्य क्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान ने अध्यर्पण हुआ था।